दोस्तों साथियों, अभी आप लोग सरहदों की चुनौती के 39वें भाग देख चुके हैं, यानी कथानक पूरा आप देख चुके हैं। हमने सोचा कि कम शब्दों में सरहदों को चुनौती की स्टोरी को आज हम पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबी इधर उधर बात न करके आइए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, कथानक की चलते हैं। दोस्तों साथियों, आपको मालूम है कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन गया, कट्टर इस्लामिक देश बनने की तरफ बढ़ गया। और कट्टरता चाहे जहाँ हो, चाहे किसी धर्म में हो, कट्टरता उस धर्म के लिए नुकसानदेह होती है। और इसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसके लिए भारत के लोगों ने तमाम नुकसान झेले, तमाम वीरगति को प्राप्त हुए। तब इसका बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और बांग्लादेश वो बांग्लादेश जिसके लिए भारत के हजारों सैनिक हताहत हुए थे और भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा था, तब मुजीबुर रहमान अंसारी की देखरेख में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कट्टर इस्लामिक तंत्र किस तरह से चल रहा है। पूरी दुनिया में जिहादी लोगों का जो है बोलबाला है। ऐसी सिचुएशन में बांग्लादेश भी कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों पर चल पड़ा और इस कदर चला कि वहां पर गैर मुस्लिमों का जीना हराम हो गया। या अगर उन्हें जीना है वहां पर तो धर्म परिवर्तन कर लें, अगर नहीं जीना है तो उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होगा, ये कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो आइए हम आपको चलते हैं बांग्लादेश के एक इमराज बाजार। और इमराज बाजार के विषय में एक और बात बता दें कि कभी वो इंग्लिश बाजार के नाम से मशहूर था। इंग्लिश का मतलब मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कल्चर। लेकिन जैसे ही इमराज बाजार का नाम पड़ा, वैसे ही वहाँ पर जो है शरीयत को लागू करने के लिए मुल्ला, मौलवी और जितने ये मठाधीश होते हैं इस्लाम के, उन सब लोगों ने नीत अनरीत का कुछ नहीं, उनको इस्लाम को फलता फूलता देखना चाहते थे और गैर मुस्लिमों को वहाँ रहने देना नहीं चाहते थे। शायद आपने कभी सुना हो कि जिस समय विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद बांग्लादेश में हजारों हजारों मंदिर ढा दिए गए थे और हजारों हजारों हिंदुओं के घर लूट लिए गए थे और हजारों हजारों हिंदू लड़कियों को उठा लिए गए थे। और नाबालिग, बहुत छोटी छोटी उम्र की, वो उम्र बताना उचित नहीं लगता है, जबरदस्ती ले जाते थे, घर में रख लेते थे, कहते मैंने निकाह पढ़ा लिया। और उनके ऊपर इतने जुल्म होते थे कि उनको घर से निकलना मुश्किल हो जाता था और उनको भैंसा गाय खिलाना तो आम बात है। नमाज पढ़ाना, ये करना, वो करना। और सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई इस्लाम नहीं मानता था, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करता था, तो उसके लिंग काट लिए जाते थे, स्टन काट लिए जाते थे, उनको बंद कर दिया जाता था। उनको पानी प्यास लगती तो पानी जब मांगा था तो उनको पेशाब पिलाया जाता था। इसका जिक्र जो है तस्लीमा नसरीन ने अपनी लज्जा नॉवेल में किया है। तो दोस्तों साथियों, हम उसी घटनाओं के बाद हम इस्लाम की बानगी को पेश कर रहे हैं कि किस तरह इस्लाम के खूंखार पंजे जो है गैर मुस्लिम लोगों को जीना हराम कर दिया। अब आइए हम इमराज बाजार के एक मोहल्ले में चलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर मोहल्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। उनके नाम से सुख्यात एक मोहल्ला था और उसमें रहते थे नवनीत मुखर्जी और उनकी पत्नी गंगावती मुखर्जी। बहुत बड़ा एम्पायर था उनका, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बाप दादाओं से अमन चैन से रहते आए थे। और उनके घर में एक पत्नी जब्बार मियाँ और अनवरी बेगम नौकरानी के तौर पर रहते थे। 10 नौकर नौकरानी और रहा करते थे।
लेकिन प्रमुख इन्हीं लोगों में से थे। और जब्बार जो है गठीले बदन का था और जिहादी मानसिकता था। उस वो जूते चप्पल से लेकर के A to Z काम किया करता था। खेत, बाग, बगीचा, तालाब, सब पर उसकी निगरानी थी। और इसलिए जो है नवनीत मुखर्जी का वो बहुत करीबी हो गया था। और जैसे ही बांग्लादेश की फिजा बदली, हवा बदली, उसने कुछ लोगों को लेकर के, जिसका खाता था, जिसका बजाता था, जिसके पनाह में रहता था, जिसको भगवान भगवान कहा करता था, अल्लाह अल्लाह कहा करता था, उसी को इतनी बेरहमी नवनीत मुखर्जी को मारा, कत्ल कर दिया। और उनके 2 बेटे थे, उनका भी वध कर दिया। और जब गंगावती की तरफ वो लेके चाकू, तलवार, बल्लम चला तो गंगावती जो है अनवरी के पीछे छुप गई। अनवरी को कभी गंगावती ने बहन से कम नहीं माना था, यहां तक कि चूल्हा चौका तक करने देती थी। किसी तरह का भेदभाव नहीं था। यह सच था कि वो महिवारी पगार पर थी, लेकिन फिर भी उनका अन्न दाता वही लोग थे, जीवन दाता वही लोग थे। और अनवरी ने जो है गंगावती को बचाने के लिए हाथ फैला दिए, कहा जब्बार बस, बहुत हो गया। अगर गंगावती पर तुमने कोई कार्रवाई की, कोई गलत काम किया, तो अनवरी को तुम जिंदा नहीं पाओगे, ये अपना सोच लेना। अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले मुझे मार दो, फिर गंगावती के साथ जो करना वो करना। जब्बार रुक गया और इसी बीच में कई दिन तक वो लगातार गंगावती को हम बिस्तरी करने के चक्कर में रहा, लेकिन बार बार अनवरी बीच में आ जाती थी। गंगावती रोती है अनवरी को पीछे आगे करके, और अनवरी कहती है अरे तुमको अगर लौंडियाबाजी करनी है, औरतबाजी करनी है, तमाम बांग्लादेश में औरतें हैं, उनके साथ क्यों नहीं करते हो? वो तमाम अपी शब्द बोलता है जब्बार मियां, लेकिन लास्ट में गंगावती को उसको छोड़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात एक ये थी कि जहां उसने नवनीत मुखर्जी के मकान पर, हवेली पर कब्जा कर लिया और उसके सैकड़ों बीघे जमीनों, बागों, तालाबों पर कब्जा किया, कारखानों पर कब्जा किया, लेकिन अपने सगे भाई को उसने एक टुकड़ा तक नहीं दिया। अब आप जानते हो कि ये लालच बंदर बांट कितना भयानक होता है। उसका भाई नाराज हो गया। उसका जो लड़का था फिरोज, हर वक्त दुश्मनी पाला करता था। हम आपको और बता दें, फिरोज बांग्लादेश बॉर्डर से चोरी छुपे आता था, दिनाजपुर से होते हुए कलकत्ता से जो है यूपी और दिल्ली में जो है एक डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी के यहाँ काम करता था। तो हम अभी फिरोज खान के विषय में बात करेंगे। आइए हम फिर चलते हैं जब्बार के पास। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जब्बार मियां को भारत की फिल्में बहुत पसंद थी, भारत की हीरोइनें बहुत पसंद थी। और अगर किसी हीरोइन की उनको जाग देखने को मिल जाती थी, कुछ अस्तन का झलक देखने को मिल जाता था, तो वो जो है आह भरा करते थे और सपने संजोया करते थे, काश कोई हीरोइन हमको मिल जाती एक रात के लिए। और इस तरह से उनके घर में उस समय शायद ही कोई ऐसी हिंदुस्तानी फिल्म हो जिसकी वीडियो कैसेट ना हो। VCR पर वो रात दिन जो है, जो अपने मनपसंद कई हीरोइनें उनकी थी, उनमें नहीं जाना चाहता, वो फिल्में देखा करते थे। आपको और बता दें, इनके 3 बेटियां थी और एक बेटी का जन्म तब हुआ था जिस दिन नवनीत मुखर्जी को मारा था, उनके 2 बच्चों को मारा था। और अरबों की जो है संपत्ति पर उन्होंने जब कब्जा कर लिया था, और उस दिन उसी हवेली में पैदा हुई थी एक छोटी सी बच्ची, नवजात बच्ची, उसका नाम रखा था तरन्नुम।
और उनके दिल दिमाग में आया कि हिंदू लोग अपनी बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं, तो ये मेरे लिए लक्ष्मी का अवतार है कि कहीं कोई व्यवधान नहीं पैदा हुआ और हम अरबपति हो गए। छोटी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और राबिया साबिया उसकी दो बड़ी बहनें थीं। तो राबिया साबिया पर बाइज वही कभी कुछ टीका टिप्पणी कर देते थे, बेटा ऐसे कपड़ा पहनो, वैसे कपड़ा पहनो। लेकिन फिर भी जो है राबिया साबिया भी जो है बहुत ही उन्मुक्त विचारों की थी, मॉडर्न ख्यालों की थी। लेकिन उससे चढ़ बढ़ करके छोटी लड़की, छोटे से ही वो फिल्मों का उसको भी नशा हो गया। कीर्तन भजन फिल्मों में देखा करती थी और छोटी सहेलियों में, मोहल्ले की सहेलियों में उसी तरह का नाटक किया करती थी। घर में कैमरे थे, कैमरों से रिकॉर्ड करती थी, 20,000 में लगाती थी छोटे से ही। और छोटी उम्र से ही वो फिल्मों में जैसे हीरोइनें लटके झटके दिखाती हैं, वो लटके झटके दिखाती रहती थी। और अपने पापा जब्बार को बुलाती थी, पापा देखो मैंने ये नाटक किया है, देखो मेरा नाटक कैसा है, मेरा नृत्य कैसा है। तो जब्बार मियाँ के लिए तो वो लक्ष्मी की अवतार हो गई थी। वो कहती बेटी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपको बता दें 13-14 साल की उम्र में ही जो है तरन्नुम जवानी ऐसी फूट पड़ी कि मानो वो 18-20 साल की हो। अब मोहल्ले के लोग उसको छेड़ने लगे। वो कहीं हिंदुस्तानी हीरोइन का नाम लें, कहीं वो नाम लें, कहीं हेलन नाम लें, कहीं मधुबाला का नाम लें, कहीं इनका नाम लें, कहीं उनका नाम लें। वो तो जो है अपनी काम पिपासा के तौर पर उसको भड़काते थे और हाथ मिलते थे। और तरन्नुम का यह नशा था कि मैं तो बिल्कुल हीरोइन हो गई और हीरोइन बनने की ऐसी ललक पैदा हुई कि जैसे सब कुछ दुनिया में उसके लिए हीरोइन बनना ही काफी था। बड़ी हुई स्कूल कॉलेज में नृत्य में, नाटकों में भाग लेती थी। और एक और बात बता दें, जब्बार मियाँ जब से नवनीत मुखर्जी के एम्पायर पर कब्जा कर लिया था तो बांग्लादेश में वो प्रमुख धनाढ्यों में वो गिने जाते थे और जिहादी के तौर पर वो कठमुल्ला लोगों को दान दिया करते थे। और हर स्कूलों में जहां उनकी बेटी पढ़ती थी वहां भी वो दान दिया करते थे। पैसा उनके बाप को तब था नहीं, लेकिन पैसे को बहुत ही संचय करके चलते थे। अब तरन्नुम के कॉलेज में वो इसलिए पैसा देते थे कि हमारी बेटी पढ़ती है, राबिया साबिया पढ़ती है, इसलिए वो जो है लाखों रुपए का दान दिया करते थे उस जमाने में। नाटक मंचों से, नाटिकाओं से तरन्नुम के जो है पंख इतने बड़े विशाल बन गए कि अब उसको सूझ नहीं रहा था कि हम अगर बॉलीवुड जाएं, फिल्मी दुनिया में जाएं तो कैसे जाएं। 16 साल की हो चुकी थी, जवानी फूट फूट करके सारे अंगों से जो है फूट रही थी उसके। यौवन ऐसा था जैसे कि दुनिया की सारी सुंदरता उसमें समा गई हो। फिरोज मोहल्ले आता है, मतलब इंडिया से भाग करके नहीं, इंडिया क्योंकि आना जाना था, आपको सभी को मालूम है। ये सन 90 के आसपास जो दिनाजपुर जिला था, जो कलकत्ता का जिला है, उसके बॉर्डर को क्रौंधा है, श्रीपत बॉर्डर है, यहाँ जो है बाढ़ तो लगी थी, लेकिन ये आतंकवादी विचारधारा के लोग तार काट देते थे और निश्चित रूप से अपने आते जाते रहते। और आपको और बता दें, उस बॉर्डर पे एक इंडिया में बाजार लगती थी जहाँ की बांग्लादेश के लोग खुल्लम खुल्ला आते जाते रहते थे। और खुल्लम खुल्ला आते आते जो है इस देश में करोड़ों करोड़ों की तादाद में कट्टर मुसलमानों का प्रवेश जारी रहा और बेखौफ फिरोज वगैरह आते जाते थे। जब फिरोज को पता चला कि जब्बार मियाँ की लड़की यानी उसके चाचा की लड़की हीरोइन बनने की ख्वाब देख रही है, मोहल्ले वालों को पता चला, तो अब फिरोज का दिल दिमाग जो है उसी तरह से काम करने लगा। दोस्तों साथियों, इसको आपको बता दें कि फिरोज खान जो है अपने दो साथियों के साथ
ये प्लानिंग की कि यार अगर ये लड़कियां आ जाती हाथ में तो बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों साथियों, और तरन्नुम की जो दो सहेलियां थी वो भी चढ़ बढ़ करके थी, लेकिन तरन्नुम से वो कमतर थी, जवानी में कम नहीं थी, उम्र में तरन्नुम से थोड़ा बड़ी थी, लेकिन तीनों सहेलियां हर कामों में मिलजुल करके काम किया करती थी। फिरोज जब जब्बार मियाँ के यहाँ जाता है तो बातचीत में जो है वो भी नमस्ते करता है। तो जब्बार कहते हैं, अरे भाई बेटा तुम ये नमस्ते कहाँ से ले आए? तो उसने, क्योंकि वो उसको तो मालूम था कि नहीं, तरन्नुम को जो है भारतीय कल्चर बहुत पसंद है, भारतीय लड़कियों की तरह रहना ठहना सोना जागना सब मॉडर्न है, फिल्मी स्टाइल में जीना है उसका। तो उन्होंने कहा कि चचा जान आप तो जानते हैं कि इंडिया में रहते हैं तो वहाँ तमाम लोग सब नमस्ते नमस्ते करते हैं, तो हमारी भी आदत पड़ गई। कहा कोई बात नहीं बेटा, धर्म तो सबको। और जब्बार मियाँ को धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मानवता ही सबसे प्रमुख चीज़ है और मानवता को अपनाना चाहिए। कहते हैं 100 चूहे खाए बिल्ली हज को जाए, चाहिए आप समझ लीजिए। और जैसे ही फिरोज जब्बार के घर पहुंचा तो जब्बार मियाँ ने अपनी बेटी बुलाया, अरे बेटी तरन्नुम। वो आती है, कहा देखो तुम्हारे भाई जान आए हैं। उसने कहा भैया नमस्ते, भाई जी नमस्ते। अब फिरोज साल 2 साल बाद आया था, आज वो 16 साल की हो गई थी। पहले ध्यान नहीं दिया इस बात को। उसके अंग अंग से जो है जवानी फूट रही थी, सुंदरता फूट रही थी। आओ तरन्नुम। बातचीत हुई। बातचीत में उसने बताया कि हम तो बॉम्बे में हैं, काम कर रहे हैं, और जहां हम काम करते हैं वहां पर फिल्मी दुनिया के लोग तमाम रहते हैं। और यहां तक कह दिया कि हमको जो है एक डायरेक्टर थे वो विष्णु का रोल दे रहे थे, और फिर मैंने मना कर दिया। तरन्नुम नशा तो था, लेकिन वो तुरंत चढ़ ले गए कि ये तो गधा छाप आदमी है, ये तो उर्दू भी नहीं पढ़े, ये बंगला भी नहीं पढ़े, ये अरबी कुछ भी नहीं जानता, और ये बताता है कि हमको विष्णु का रोल दे रहे थे। अरे वहां तो संस्कृत चलती है, और संस्कृत में ये कैसे याद करता होगा? उसने कहा भाईजान, भाई आप एक कैसा कि आप जो है आपको विष्णु का, ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु का रोल दे रहे तो आपने किया नहीं, और आप पढ़े लिखे तो है नहीं। उसने बेबाकी से कह दिया, क्योंकि अब उसको डर काहे का था, वो तो राजमहलों की राजकुमारी जैसी थी। वो हे करके कहते हैं, अरे तरन्नुम बहन तुम तो जान गई, ऐसा है कि उठना बैठना है। अब ये है कि अगर हमको रोल करने को हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी नहीं खत्म हो जाएगी, पता नहीं कब दूसरा रोल मिले। एक बार लाखों रुपया मिल गया फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए अपने धंधे में रहते हैं और फिल्मी दुनिया वालों के बीच में बैठे रहते हैं। तमाम लोगों का आना जाना हमारे घर, हम उनके घर जाते हैं। तो उसने कहा उनके घर जाते हो? अरे जैसे वो वैसे हम। ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन तब जब तक तुम मिलोगे नहीं तब तक लगेगा ये दूसरी धरती पर के लोग हैं, लेकिन जब मिलने जुलने लगोगी तुमको लगेगा कि नहीं ये तो हमारे परिवार जैसे लोग हैं, हमारे जैसे मोहल्ले के लोग हैं, वैसे ही हैं, रहना सहना बैठना खाना सब कुछ वैसे ही होता है। तो वो अपने घर ले गई और उसने अपनी सारी वीडियो दिखाना चालू कर दिया, और ऐसे ऐसे सीन जैसे हेलन को भी उसने पछाड़ दो। और लड़कियां मिल करके जो है कहीं रेप सीन दिखा रहे हैं, कहीं ये सीन दिखा रहे हैं, कहीं वो सीन दे रहे हैं, कहीं रोते दिखा रहे हैं, कहीं जैसे। फिरोज तो देख दंग रह गया। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड की कोई कड़ी मजी फिल्म हीरोइन हो। उसका दिमाग चकराया। बातचीत में उसने कहा, हाँ हम आपको बना सकते हैं, फिल्मी हीरोइन बना सकते हैं। तो कहा कि अच्छा भैया हम पापा से कहते हैं कि पासपोर्ट बनवा लें और पापा के साथ चलते हैं। वो सर पकड़ लिया अपना। कहा तुम पापा को जानती हो, और ये मालूम है तुमको कि ये जिस एम्पायर में रह रही हो, जितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग है, जानती किसकी है? तो बुझी बोली, हाँ जानती हूँ, गंगा माँ का है।
गंगा माँ की है ये हवेली, बाग बगीचा सब। तो कहा फिर मालूम है कि गंगावती के आदमी को इन्होंने जो है 100 टुकड़े किए थे, उनके छोटे छोटे बच्चों को कितने टुकड़े किए थे, पूरे घर में खून बहता घूम रहा था, सब कितने नौकरचारी जो हिंदू थे उनको सब काट डाला था। और तुम कहती हो कि जो है तुमको पापा तुम्हारे, अरे घर यहाँ बांग्लादेश में हो तुम, यहाँ इमराज बाजार में हो तो चाहे जो भी रोल कर लो, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि तुम जाओ वहाँ किसी दूसरे के साथ सीने में सीना मिलाओ और नंगे सीन दो जा करके। ऐसा है तुम हीरोइन ऐसे ही अपना वीडियो शूट किया करो, यहीं रहो। तो कहा नहीं भैया हमको हीरोइन बनना नहीं। तुम हीरोइन तो तुम हो, और जाते जाते ही तुम जितनी भारत की हीरोइनें हैं उनको सब पछाड़ोगी, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बराबर सुंदर तो वहाँ कोई नहीं है। तो फिर तो कहा फिर क्या, तो कहा हम वापस पूछे, तो कहा वापस पूछोगे तुम्हारी जवान खींच लेंगे। तुम अपने मन में हीरोइन बनी रहो, कोई बात नहीं, हम लोग आएंगे तुम्हारी ये वीडियो देखा करेंगे, ताड़ी बजाया करेंगे। कहा नहीं हमको हीरोइन बनना है। तो कहा हीरोइन ऐसे नहीं बन सकती हो। तो फिर तो उन्होंने कहा तुमको चलना पड़ेगा और चोरी चलना पड़ेगा। और वक्त ऐसा आया कि तरन्नुम अपनी 2 सहेलियों के साथ, उम्मी और तराना के साथ, रात के अंधेरे में फिरोज के बहकावे में निकल पड़ी। फिरोज नहीं गया। सुबह जब हाव बाबेला मचता है, जब्बार मियाँ की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं चारों तरफ, और उनके साथ फिरोज भी ढूंढाता है। लेकिन आपको बता दें तरन्नुम नहीं मिलती है। चौथे दिन जो है एक विशाल नदी थी, विशाल नदी पर नाव के सहारे रात में वो क्रॉस करते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं। बॉर्डर पर दिनाजपुर जिले में जो कुकरौंधा और सिरपतपुर बॉर्डर था, वहीं से रात के अंधेरे में क्रॉस करते हैं। और जैसे ही क्रॉस करते हैं वैसे ही ये लोग जो है भारत के बीएसएफ जवानों का, भारतीय लोगों का और भारत की पुलिस का ऐसा खाका खींच देते हैं कि दुनिया का अगर जल्लाद कोई है तो भारत के लोग हैं और भारत के पुलिस वाले हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं। तो कहती क्या कहते हो? कहा हाँ, चुप पर बोलना नहीं कहीं, चले आओ, चुपचाप चलना, चुपचाप चलना। और एक जगह जाते हैं और सबसे पहले काम उनका, उनके 2 साथी थे और दोनों साथियों ने अपने, इनका जहां पड़ाव पड़ता था वहां 2-3 दिन रुकते हैं और वो खौफनाक मंजर पेश करते हैं कि बहन भाई के रिश्ते को तार तार करते हैं। वो बहुत रोती गिड़गिड़ाती है। दोस्तों साथियों, हम शॉर्ट में आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम पूरी कहानी बताएंगे तो हो सकता है हमको 2 घंटे लग जाए, क्योंकि लंबी कहानी है। वो रोती गिड़गिड़ाती है और पहले इतराज बहुत करती, बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारती, ये करती। तो उसने कहा जाइए, कहा कि मालूम है बीएसएफ के जवान पूरी बटालियन है तुम पर उतर जाएंगे, अगर मर जाओगी तो ऐसे फेंक देंगे, कुत्ता चील कौवे खा जाएंगे। और वहाँ हीरोइन बनने जा रहे हो? अरे वहाँ तुम्हारे साथ सब गंगा नहाएंगे और हम न गंगा नहा रहे हैं, हम तुम्हारी टांगे उठा रहे हैं, तो कौन बुरी बात कर रहे हैं? तो कहा तुम मेरे भाई हो। तो कहा भाई भाई को क्या? कहा फिल्म में तुमने कोई भाई बहन चलता है? अरे तुम अगर दूसरे को जो है टांगे उठवाओगी, अगर मैं तुम्हारी टांगे उठा रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? अब ना उम्मी बोल पाई ना तराना बोल पाई, और दोनों साथी, और 3 वो 3 ये। और चलते चलते आपको बता दें कि आइए हम चलते हैं अब दिल्ली, जिस दिल्ली के डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी के ग्रुप का ये मेंबर था। डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी कभी टूटी साइकिल से लेकर के गरीबों की झोपड़ियों तक साइकिल से दवा खाना किया करता था। कभी पैरासीटामॉल भी दिया करता था, कभी ये दवा कभी वो दवा। और चलते चलते जो है उसने छोटी साइकिल से नई साइकिल, नई साइकिल से 4 पहिया गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी से अम्पाला गाड़ियाँ, और झोपड़पट्टी से निकल करके जो है करोड़ों करोड़ों की हवेली बन गई, नर्सिंग होम 7-8 मंजिला बन गया। ये वहां पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उसने पुलिस अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारी थे, नेताओं को, जिला प्रशासन अधिकारियों को, लड़कियों को सप्लाई किया करते थे। और एक और बात, तरन्नुम की सुंदरता की वजह से इसकी डिमांड जो है दिल्ली नगरी में बहुत हो गई। मतलब चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो, इस तरह से इनको लंबा पीरियड गुजर गया, कई महीने गुजर गए। और इनको 5वीं मंजिल पर उसी नर्सिंग होम के एक कमरे में रखा गया था।
उम्मी और तराना को भी। और डॉक्टर रहमुद्दीन रात में आता है 9-10 बजे और अहमद बुखारी से कहता है, अहमद फिरोज का हिसाब किताब हो गया होगा। उसने कहा हो गया। तो कहा कि आज ऐसा करो कि हमारे पास कुछ अंगों के ब्लड और ग्रुप के जो है सप्लाई के लिए फ़ोन आया है अरब से, और इनका अब ये तीनों लड़कियां काफ़ी दिन हो गया है और इनको आज काम लगा दो। इनके किडनी और 6 आँखें मिलेंगी और किडनी 3 हो जाएंगी और कई शरीर के अंग और ब्लड इतने लीटर तैयार हो जाएगा, आज रात में निपटा देते। और तरन्नुम ने जैसे ही सुना, वो दरवाजे के पास थी, वो तो जान गई थी कि हम गलत हाथों में आ गए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। और जब उसने ये बात सुनी कि नहीं आज हमारे लोगों का अंत है, आपको बता दें कि वो बौखलाई, पागल सी हो गई, सर पकड़ लिया उसने। और जैसे ही डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी ने गया, अपनी सहेलियों से कहा कि अरे हम लोग बहुत गलत हाथों में आ गए हैं, आज हमारे लोगों का आखिरी रात है। तीनों ने मिसगाइड किया और चादरों को फाड़ा और फाड़ करके 5वीं मंजिल से रस्सा बनाया और एक एक करके उतरी। और उतरी कब? रात के 2-2:30 बजे, जिस समय देश या दुनिया में इस समय ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं और यही चोरों का समय होता है, यही डकैती का समय होता है। लोग अलसाए होते हैं, सोते रहते हैं और ये चुपके चुपके गेट के पास जाती हैं। जैसे ही आगे गई, बदबद भागी, तब तक वॉचमैन आंखें खुल गई उसकी और वो अंदर भागा। मैंने उससे बोला, अहमद बुखारी से कहा 3 लड़कियां भागी हैं। वो दौड़ा अपने अंदर, लोगों से बताया जाकर के। कई टैक्सियां रुकवाने के बाद एक टैक्सी रुकती है और ये भागती है, कहती भैया मेरी जान खतरे में है, आप पैसा जितना चाहे ले जा। अब उनके पास पैसा तो था नहीं, लेकिन बातों से क्या वो नाटक किया। कहा कोई बात नहीं है, चलो। थोड़ी देर में उन्हें लगा कि हमारी कोई टैक्सी पीछा करे और ये सीलमपुर इलाके से जमुना पुल क्रॉस किया। जमुना पुल से बार बार पीछे देख रहे हैं। कहा भैया अब हमारी कोई गाड़ी पीछा कर रही है और एक क्लास प्लेस की तरफ भागते हैं। फिर कहते हैं भैया हो मेन रोड से नहीं, कुछ गलियों से भागो, क्यों पीछा हमारा हो रहा। वो ड्राइवर से कहते हैं और तेज चलो, और तेज। वो ड्राइवर का बोलता है चल तो रहे हैं, लेकिन इसी घुमाओ इधर से उधर करने में उसकी गाड़ी यही जगह नाली में घुस गई। अब ना बाहर पीछे आ रही ना आगे जा रही, आगे जाने सवाल ही नहीं था, पीछे नहीं बैक नहीं हो पा रही थी। ये तीनों लड़कियां भागी और दौड़ करके भागते भागते क्लास प्लेस के अंदर पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा था और इसके बाद अहमद अंसारी, फिरोज और दोस्त के साथी लोगों ने उनको जाकर के वहीं पकड़ लिया। पकड़ने के बाद किसी ने कहा मार देते हैं, उन्होंने कहा अरे मर तो जाएंगे ही, चलो आज फिर एक बार हाथ सेक लेते हैं। तो 2 तो जो है उम्मी और तराना पर हाथ सेका और फिरोज इस पर हाथ सेक रहा था। लड़कियां चीखी तो उन्होंने उम्मी तराना के डायरेक्ट गर्दन पर चाकू चला दी, पेट फाड़ दिया, अंग तुरंत निकाले। और तब तक जो है अहमद देख रहा था इधर उधर। तो एक छाया नजर आई कि कोई आ रहा, उसने कहा अरे भागो कोई आ रहा है, और ये लोग भागे। तो जो अंग निकाल पाए और भागे तुरंत। और आपको बता दें इस स्टोरी का जो हीरो था नीलांबर, जिंदगी का हारा, कोई नहीं था, अकेला था, फैक्ट्री में काम करता था और घर में कोई था नहीं, अपने हाथ बनाना खाना था। हारा थका वो सोचा करता था कि काश हमारे पास कोई घर में होता, हमारी भी शादी होती, मेरे भी जो है पत्नी होती, घर में कोई वेट करता। 2-2:30 बजे वो जो है 2 बजे करीब ड्यूटी छूटा था, आता वहीं बैठा रहता है, सोचता घर जाएं क्या करें। और आपको बताएं लंबी स्थिति है। फिर इसने क्या किया कि पास जाता है तो हिम्मत करती है। और ये वंदे मातरम सुरक्षा परिषद एक थी, स्वतंत्र संगठन था जो भारत के दुश्मनों से मोर्चा लिया करते थे, उसका एक सदस्य था। अकेला था, रात अकेली थी। पहले सोचा कौन लफड़े पड़े, लेकिन
उसने देखा 2 लड़कियां तो मर गई हैं और एक लड़की जो है बेहोश है। उसने उठाया और मेन रोड की तरफ लाकर के किनारे रखा। 2-3 टैक्सी गाड़ियां चली गई, एक टैक्सी आकर रुकती है। तो पहले तो उसने कहा था कि हमारी कोई नहीं है, बाद में उसको कहना पड़ा नहीं मेरी पत्नी है, कुछ लोग आए, हम हमारी पत्नी के साथ जो है ऐसा किया, हम बचा नहीं पाए हैं। उस तरन्नुम को उठा करके वो सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। और सरकारी अस्पताल, ये 3 बजे का किस्सा। डॉक्टर ने जैसे तरन्नुम की सुंदरता देखी, सारे कपड़े फटे थे और उसके स्तन झलक रहे थे। डॉक्टर लोगों के दिमाग खराब हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। चौकीदार आता है, ए बाहर चलो, बैठो चल करके। नीलांबर चुपचाप बैठ गया जाकर के। और उसने सबसे पहले जो मेन डॉक्टर था, मुख्य डॉक्टर, उसने रेप जैसे करना चालू किया। वो चीखी, उसने हाथ मुंह पर रख दिया। वार्ड बॉय को कहा इसको सोने वाला इंजेक्शन दो, नींद वाला इंजेक्शन लगाओ इसको जल्दी से। और इसके बाद बारी बारी कई लोगों ने उसके साथ मुंह काला किया। और बाद में चौकीदार आता, ए जाओ, तुम्हारी पत्नी को दारू हो गई है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। नीलांबर क्या करता, हाथों में उठाता है, रोड पर आता है और एक ऑटो से अपने घर लाता है। कपड़े फटे थे। अब उसने क्या किया कि सबसे पहले जब कपड़े उसके उतारे तो उसका मन इतना विचलित हुआ कि अगर किसी भूखे के सामने कोई अच्छा भोजन रखा हो तो कैसे बर्दाश्त करेगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन इंसानियत उसमें थी। उसने कपड़े तो बदल दिए और उसके दिमाग को जो भूचाल आया, उसने खोपड़ी पकड़ ली और बाहर बैठ गया। जब लड़की कुछ कुनमुनाने लगी तो उसने सोचा लड़की उठेगी तो सबसे पहले चाय दे। उसने तुरंत चाय बनाई और चाय बना करके ही ले जाता है तो आंखें खोलती हो, लो चाय पी लो। नहीं नहीं मुझे चाय नहीं। और चाय पर उसने हाथ मार दिया, चाय बिखर गई। कहा कि क्या बात है? उसने कहा नहीं मुझको जाने दो। अरे हाँ हाँ तुम जाओ, लेकिन लास्ट में उसने कहा ठीक है आप जाइए। और आप देख रहे हैं कि मैं नया हूं, तो उसने कहा ठीक है आप नए हैं, लेकिन मेरे साथ तो सब नए नए आते हैं। तो कहा जाइए। 4 बजने वाला था। वो धीरे धीरे अंदाज लगा कर कि ये दरवाजा बाहर की तरफ है। उसने कहा हाँ यही बाहर का दरवाजा है, जाइए। बाहर जाती है और उसको चलने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी के साथ हम बिस्तरी हुआ करती थी। 8, 10, 12 आदमी 24 घंटे में निपट जाए तो कोई बात नहीं, चलने में कितनी दिक्कत। वो थोड़ी दूर गई तो एक छाया, आप जानते हैं कि सुबह आदमी जो बुजुर्ग हैं, आदमी हैं, उस जमाने में जो है सीलमपुर में भी लोग नालियों में टट्टी किया करते थे, लोटा लेकर के, डब्बा लेकर के बाहर जो है इधर उधर आँखों में लेट्रिन किया करते थे। उसने जैसे देखा कि कोई नजर आया तो वो फिर डरी। उसको लगा कि कहीं हमको कोई पकड़ न ले। वो तुरंत आई और दरवाजा बंद करके अंदर आई, हाथ जोड़ दिए, हमको प्लीज मत भगाओ, हमको पकड़ने आ रहे हैं लोग। उसने कहा पागल हो क्या, यहां कौन पकड़ेगा? और उसने 2 शब्दों में पूरी कहानी बता दी। कहा क्या? कहा हाँ 2 लड़कियां मार दी गई, उसी जगह तुम जिंदा मिली, हम बचा करके लाए। और कहा हम डॉक्टर के यहां तुमको ले गए। कहा मुझे याद है। कहा मेरे साथ कल, हाँ हमें मालूम है, मैं क्या करता, क्यों मैं तुम्हें जानता नहीं था। अगर डॉक्टरों से भिड़ता तो पता नहीं डॉक्टर लोग क्या कहते, वो अधिकारी हैं। तो उसने कहा कि मुझे रहने दोगे? अरे तो कहा हम भगाया कब है? अगर आप ये समझती हैं कि हम आपके साथ कुछ गलत करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जो 2-4 दिन 6 दिन रहना है आप रहें और इत्मीनान से ले जाए। वो खाना बनाता है और कहता है कि तुम नहा धो ले जाकर, मैं खाना बना रहा हूं। तरन्नुम इत्मीनान से नहाती है
और एक कोई खटक होती है तो चौंकन्ना हो जाती है। लेकिन देखते मैं सुरक्षित हूं। खाना बनाने तैयार हुआ था, उसने खाना परोसा ही था कि तब तक उसका प्रेमी दोस्त आ गया। तरुण अंदर एक कमरे में घुस जाती है, कई कमरे थे उसमें, और दरवाजा ही खोलता है और ये बाहरी बतलाने का प्रयास करता है। प्रेमी कहता है, क्या बात है, तो आज बाहर बैठाने कह रहा है, तो आज धूप है और हम बाहर बैठेंगे, हम तो अंदर बैठेंगे। और कुर्सी खींच करके अंदर बैठ गया। क्या बात है, वो इधर बात करता है उधर बात करता है, लेकिन भगाने के चक्कर में उसने बात क्या है, साफ साफ बोल, मैं जाऊं यहां से। तो कहा कि मैं कैसे कहूं तुम जाओ। तो उठने ही वाला था प्रेमी, तब तक तरन्नुम वहां से आ गई। उसने कहा, आप इसके दोस्त हैं। वो भौचक्का कि इसके घर में लड़की, वो भी जवान, और कुर्ता पायजामा में, और वो भी नीलांबर के कुर्ता पायजामे में। तो कहा हाँ। कहा कितना तुम्हारा ये दोस्त कैसा खबीस आदमी है। और दो शब्द में उसने ऐसी कहानी बता दी कि मेरी बचपन में शादी हो गई थी, मैं पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में रहती थी, और इसने कभी बताया नहीं। इसका बाप आया था और इसको बहाने से हमारे साथ पिताजी जो है बहुत बीमार थे, और इसके साथ ज़बरदस्ती विदा कर दिया और दिल्ली स्टेशन पर आए, फिर यहाँ सीलमपुर में, और यहाँ गुंडों लोगों ने छीना। तो इसने कहा कि मेरी पत्नी तुम नहीं हो सकती हो, अपने गुंडों से बचाइए। और कहा ये देखिए हमारा ये कुर्ता सलवार कैसे फट गया है सब, किसी तरह मैंने आपको बचाया। कहा अरे नीलांबर, तूने यार कभी बताया नहीं। कहा ये क्या बताएगा, एक दोस्तों में बोलूं सही सही, अरे नंबर 1 का कमीना है तुम्हारा साथी, अरे ये तुमको ला ही नहीं रहा था, हम बताइए माँ बाप के घर में कितने दिन है। ऐसा उसने नाटक खेला और प्रवीण जो है उस मोहल्ले का 2 मिनट में अखबार बन गया, और देखते देखते पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, और बातचीत में जो है भेद वही उसका वो नाटक किए जा रही है। तो उस मोहल्ले की एक तरफ चौधराइन थी श्यामा चाची, उनकी सुअर गोश्त की दुकान थी और खाते पीते घर की थी, और उनके कम से कम कुंटल 2 कुंटल एक दिन में सुअर का गोश्त बिक जाता था, अच्छी इनकम थी उनकी, इसलिए चौधराइन भी हो गई थी। उन्होंने कहा तू क्या नाम तुम्हारा। तो नीलांबर कहता तरन्नुम। कहा तरन्नुम। कहा ये कहते तुम्हारा तरन्नुम ज्यादा अच्छा लगता, हमारा नाम असली है पूर्णिमा। अरे कहा ये कितना ही बेढब लड़का है। कहा नीलांबर, नीलू तेरे थप्पड़ मारूं, अरे कभी तूने सांस तक नहीं ली कि मेरी पत्नी है वहां। अरे कहा ये लाने नहीं चाहते थे, मैं तो आ गई किसी तरह से, अरे भगाना हमको चाहते हैं। कहता तू मेरी पत्नी नहीं। अब श्यामा चाची और मोहल्ले वाले ऐसा नाटक करते हैं कि शाम का समय, और आपने जाना होगा कि दलितों में जो है घर के रिश्ते नातेदार ही शादी किया करा देते थे। उसने कहा कोई बात नहीं, अब हम लोग इसके गवाह हो जाएंगे, और तुरंत है उनका रात में बिछिया और कपड़े, उसने कहा जा कपड़े ले जा करके। उसने बताया था कि मतलब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे सारा अटैची चली गई, कपड़े लत्ते सब चले गए। कहा जाइए सब सुहाग के कपड़े लाइए और बिछिया सिंदूर फंदूर सब लाइए, मंगलसूत्र। और दलितों की तरह शादी हुई, सिंदूर भरा गया, महावर लगाई गई, बिंदी नाखून सब कुछ हुआ। और फिर लास्ट में तरन्नुम कहती है कि श्यामा चाची आप सब लोग इतनी मेहनत की है, कम से कम आप लोग हमें कहोगे तो कि नहीं ये नीलांबर की पत्नी है, तो आज खाना खा के जाइए। अब नीलांबर कहता है पूर्णिमा मालूम है 1-2 दिन का खाना है घर में, कहाँ से खाना है, रात हो चुकी है, कहाँ से लाएंगे। उसने कहा कि हम खुलवा करके दुकान लाएंगे। और मोहल्ले वाले उठे और वहाँ पर गीत और भजन चालू हो गया, और थोड़ी देर में खाना पकाना, और रात में 12-1 बजे जो है तरन्नुम को एक बिस्तर पर भेजा गया, दूसरे एक आधे दोस्त से उनको उसको भी थपेला गया, और बाकी लोग अपने अपने घरों में चले गए। नीलांबर हाथ जोड़ता है, उधर वो हाथ जोड़ती है। उसने कहा कि नीलांबर हमने जितना बड़ा नाटक किया
तुम ये सोचो कि एक जवान लड़की तुम्हारे घर में कैसे रहती, जरा सोचो इस बात को। तो कहा नहीं, तुम ठीक कहती हो। और हुआ ये कि उसने कहा कि तुम चरपैया पे लेटो, तुम्हारा शरीर में बहुत दुख रहा है, हम नीचे चटाई पे लेटे जाते हैं। लेकिन अंत में ये हुआ कि दोनों चटाई पर अलग अलग लेटे रहे। थोड़ा वो सशंकित होती है, लेकिन उसने देखा कि नीलांबर जो है गाय बैल जानवर बेच करके सो रहा हो जैसे, लेकिन वो सो नहीं रहा था। एक जवान लड़की के साथ कोई सो सकता है, लेकिन कैसे अपने दिल पर काबू पा रहा था। स्थितियां कुछ ऐसी थी कि उसने तरन्नुम को छूना पसंद नहीं किया, और छूने का पसंद नहीं किया, छूना चाहता था, लेकिन सोचता था इतनी सुंदर, ये संगमरमर की जैसी सुंदर लड़की है, हम छुएंगे तो अपने अंदर घाव पैदा करेंगे, ये दिल में मेरे बैठेगी, और अगर ये चली जाएगी 2-4 दिन में, तब हम क्या पाए, हमारा तो कोई भी नहीं है, हम तो ऐसे जी रहे हैं, तो क्यों हम 1-2 दिन के लिए जो है इसके साथ मुकाला करें। और एक दिन आपको और बता दें कि जो डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी था, मानव अंगों का तस्कर था, और आए दिन 2 कहीं लाशें, कहीं 4 लाशें, कहीं 6 लाशें इस तरह जमुना नदी में तैरा करती थी। और ये इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ था। डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी, जहां मैंने आपको पहले बताया है कि झोला छाप डॉक्टर से वो जो है इतना बड़ा डॉक्टर हो गया कि उसके विदेशी मेडिकल कॉलेजों की जो है उसके पास डिग्रियां लगी हुई थी, सब नकली फर्जी बना रखा था। फर्जी डॉक्टरों के ग्रुप में उसकी फोटो बनी हुई है, और मेन काम उसका था मानव अंगों की तस्करी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी इससे मिल गए थे। ये मुंह मंगा पैसा दिया करता था, झोला छाप डॉक्टर भी इसके जो है मरीज भिजवाया करते थे। और एक दिन का ऐसा किस्सा कि अब हम आपको क्या बताएं कि एक अरबी शेख आता है, और वो जन्नत 5 स्टार होटल में ठहरता है। वहां से एक दिन जो है डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी उसको घर बुलाते हैं, और नरगिस कुछ थोड़ा सा चंचल थी, क्योंकि ये तो 75-80 साल के थे डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी। इनकी पहली पत्नी इन्होंने छोड़ दी थी, तलाक दे दिया था, और उसके 10 बच्चे थे, हम बाद में बताएंगे उसके विषय में। और नरगिस के भी जो है 5 लड़कियां होंगी, और बड़ी लड़की जो है 20 साल की थी, फिर 18 साल, हर 2 साल में, और सबसे छोटी 12 साल की, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल की। तो जो डॉक्टर आयतुल्ला कुरबानी शेख था, तो नरगिस ने अपने को 16 साल बनाने के लिए, दिखाने के लिए बड़ा ही नाटक किया, बड़ी एक्टिंग की, बड़ा मेकअप किया। और जब सब लोग चले गए स्वागत के बाद, तो इनको जो है विशेष कक्ष में बुला करके डिनर पर बुलाया गया, डॉक्टर आयतुल्ला कुरबानी को, शेख को। नरगिस को देख करके डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी से कहता है, अरे क्या हमारे लिए लड़की व्यवस्था कर दी? सुना, कहता हाँ हाँ भाई, शेख साहब ये आप ही लिए है। अरे और परिचय करा कि ये मेरी पत्नी है। अरे वाह। वो हंसते हुए कहता है, अरे तुम डॉक्टर से तलाक ले लो, चलो हम तुमको अरब ले चलते हैं, तुमको दुनिया का सैर कराते हैं। और बातों बातों में तमाम संकेत होते हैं, और चलने के समय जो है उसकी 5 लड़कियां जब आती हैं, परिचय कराता है डॉक्टर, तो 5 लड़कियों को देख करके वो दंग रह जाता है। 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल। और एक ऐसा गेम खेलता है, इस गेम में हम नहीं जाना चाहेंगे, आप हमारे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा। तो ये निकाह करता है, और आपको बता दें निकाह करने, और इधर जो है वंदे मातरम सुरक्षा परिषद के लोग सक्रिय थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी की जो बड़े पहली बीबी थी, जो करीब 75 साल की थी, और उसके 2 बेटे थे, बकरीदी फरीदी, और उनके 3 बेटे थे, नाम उनका हम भूल रहे हैं। तो वो भी बहुत अय्यास के उसमें थे। तो वहाँ वो रहते थे नागलोई में, और गरीब लड़कियों की, हिंदू लड़कियों के उठा लेना, रेप करना। तो हिंदू लड़कियां सब इकट्ठा हुई, और 3 को जो है उन्होंने हिजड़ा बना दिया। और बकरीदी फरीदी जो है वंदे मातरम सुरक्षा परिषद के सदस्य थे। और इसके बाद जब वो हिजड़ा हो गए, तो तीनों फिर बकरीदी फरीदी के पीछे चलने लगे,
पहले मना करते थे कि ऐसा बेटा न करो, भैया न करो, नहीं मानते थे। और जमुना नदी में जो लाशें मिली थी, एक सामाजिक संगठन के लोग एक ब्रह्मपुरी में मीटिंग करते हैं जिसमें नीलांबर बोलता है, क्योंकि नीलांबर को पूरी कहानी मालूम हो गई थी, और कहते कहते रुक जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर पांचों की निकाह का समय आता है कि निकाह कर देंगे, तो अब हम थोड़ा जल्दी बता गए। तो ये पांचों लड़कियां जाती हैं बकरीद फरीदी के पास, जो नागलोई में रहते थे, जो अपनी कमाई के खाते थे, और 2-3 उनके जो लड़के थे वो डॉक्टर के यहाँ आते थे और वहाँ जो है पैसा लेकर के मस्ती किया करते थे। ये लोग कहते हैं बेटा हो, घबराओ नहीं, हम हैं ना, ऐसा कैसा तुम्हारा बाप जो है तुम्हारा निकाह कर देगा। लेकिन जब डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी ने देखा कि मेरे लड़के के पास ये पहुंच गई है, तो कोई बलबा हो, और आयतुल्लाह कुर्बानी की 5 लड़कियों के साथ निकाह इसलिए वो मजबूर होना पड़ा क्योंकि गलत काम करता था, और गलत काम का जो है आयतुल्लाह कुर्बानी भी सहयोग था, क्योंकि अरब शेख का जो है मानव अंगों की तस्करी में वो वहां अरब शेख में सप्लाई किया करता था। और इसने आयतुल्लाह कुर्बानी ने क्या कि सबसे पहले नरगिस को उसने हम बिस्तरी की और उसने सारी वीडियो की। इसके बाद इसके जितने 2-4 लखैरे थे, कोई सेक्रेटरी था, कोई और था, सलाहकार था, उन लोगों ने भी नरगिस के साथ गेम बजा दिया। नरगिस जब बाबेला करती है तो वो वीडियो दिखा देता है। अब नरगिस भी चुप, इस वजह से इनकी शादी हो गई। 5 लड़कियों की शादी आयतुल्लाह कुर्बानी के साथ कर दिया। और एक ऐसे सीलमपुर का इलाका था, किनारे साइड का, जो बहुत बड़ा विशाल था और बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी, बड़े बड़े हाल थे, उनमें इनकी सुहागरात की व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले आयतुल्लाह कुर्बानी ने 5 छोटी लड़की के साथ हैवान बरती, और फिर एक एक करके सबके साथ। और वो छोटी लड़की बहुत पसंद थी। और आपको बता दें कि वो जब चीखती थी तो इसको बहुत मजा आता था। तबस्सुम उसका नाम था, और तबस्सुम को जो है आए दिन वो हम बिस्तरी करता था, और उसको जो है ब्लीडिंग चालू हो गई थी और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। लेकिन वो सोचता था कि ये साली नाटक कर रही है, हम इनको यही छोड़ देते हैं। और डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी के कुछ कारिंदे थे, जिन लोगों ने नीलांबर ने कुछ डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी का नाम लिया, कुछ नर्सिंग होमों का नाम लिया। तो डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी के जो है ये फिरोज अहमद, इन लोगों ने लाठियां बांध दी नीलांबर पर, और जितने बंदे मातरम आदमी सुरक्षा पर थे। और आपको ये और खास बता दें कि वहां का कोई भी थाना और कोतवाली जैसे कोई काम नहीं करता हो। और उस ब्रह्मपुरी थाना और 1-2 और थाने आसपास के थे, उनका सबका इंचार्ज बना करके तूफान रानवाल को भेजा गया था। और तूफान रानवाल के विषय में हम आपको बता दें कि उसके भी आगे पीछे कोई नहीं था, और वो पेंडिंग कोई काम नहीं छोड़ता था। और वो कई बार सस्पेंड हुआ था, कई बार बहाल हुआ था। और जब उसने देखा, अभी वो थाने जो है अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी थी, वो जा रहा था, उसने देखा मीटिंग चल रही है और इधर बलबा हो रहा, और जीप से उतरा और निकाला डंडा, लाठी वही, और जो 4-5-6 लोग थे उनको तोड़ करके रख दिया। और वहां पर मधुकर एसआई उसी थाने का था, ब्रह्मपुरी का, उसने कहा कि तुम ब्रह्मपुरी थाने को? उसने कहा सर हाँ मैं मधुकर, आपका सहायक। कहा इनको साल को ले चलो, और इस लड़के को जो है हम हॉस्पिटल में भर्ती करा करके आ रहे हैं। उसको भर्ती करा करके पुनः आते हैं और फिर तोड़ाई हो करके, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं अपनी चापलूसी में। साहब ये नेता जो हैं, जितने झोला छाप डॉक्टर, ये जितने नेता हैं सड़क छाप वाले, ये रोटियां सेक रहे हैं, साहब क्यों नहीं बताते, हम उनके साथ हैं, इसलिए ये बच गए। गाली की मारपीट में चालान कर दिया जाता है। स्थिति कुछ ऐसी आती है कि अभी तक नीलांबर और तरन्नुम पति पत्नी के तौर पर थे तो रहते तो थे, लेकिन साथ मतलब कभी इनका मिलान नहीं हुआ था, कभी हम इनके दोस्तों को शरीर इनका मिलन नहीं हुआ था। रात का 2-2:30 बज रहा है, हाथ पैरों में प्लास्टर है, रात में यूरिन डिस्चार्ज करना था उसको,
और सारा स्टाफ इधर उधर था। नीलांबर बार बार तरन्नुम से कहता है कि कोई देखो स्टाफ, कोई देखो स्टाफ। लास्ट में वो कहती बात तो बताओ क्या बात है। उसने कहा मैं यूरिन डिस्चार्ज करना है। उसने कहा कि मैं इसकी पत्नी हूँ, इसका मतलब ये हम पर दया करता है, सहानुभूति रखता है। ये पत्नी मैं इसकी नकली हूँ और अब मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ से निकल नहीं सकती, तो अब मैं इसी की पत्नी बन करके न मैं मर जाऊँ। और उसने अपने हाथ की गदेली की चाकू नस काट ली। सॉरी, उसने क्या किया कि यूरिन पार्ट लाई और पैंट की जिप खोल करके उसको यूरिन डिस्चार्ज कराया, यूरिन पास करा करके और रख दिया। उसने कहा नीलांबर हम तुम्हारी सहानुभूति के सहारे नहीं जिंदा रहेंगे, तुम्हारी हम दयालुता पर नहीं जिंदा रहेंगे। दुनिया तो जानती है, मोहल्ले वाले जानते तुम हमारे पति हो। अब मैं कहाँ जाती, मेरा कोई नहीं, मैं बांग्लादेश जा नहीं सकती और बाहर कहीं हमें विश्वास नहीं कि पता नहीं हम किस खौफनाक मंजर में फंस जाएं। तो हम तुम्हारी पत्नी ही बनकर के अब जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन वो भी वक्त ऐसा आया कि मैं नहीं रह पा सकती। तुम पत्नी नहीं तो हम पर दया करते हो। और जब चाकू से अपना बाह उसने नस काटी हाथ की, अब नीलांबर देखता रहा। वो हाथ पट्टी जैसे चोटों से वो भूल गया और उछल करके सबसे पहले हाथ की नस उसने पकड़ी। कहा पागल कहीं की। उसने कहा हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, हम कैसे तुमको बताएं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। कहा नहीं तुम झूठ बोलते हो। कहा तुम समझो तो हमारे दिमाग में है कि तुम जैसे बांग्लादेश से इंडिया आई और इंडिया से तुम छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जिंदा रहेंगे। उसने कहा कैसी बात करते हो, हमें तो यही मरना है, तुम्हारे चरणों में ही मरना है। और 200 साथियों पट्टी करता है। पट्टी करने के बाद वो जाता है, जो दरवाजे थे सब बंद कराता है। और उसने कहा तरन्नुम कहती है ये दरवाजे बंद कर रहे हो। तो कहा हाँ, ये हमारी अजीब सुहागरात है। और वो दोनों एक होते हैं उस रोज। वक्त ऐसा आया कि ये लड़कियां पकड़ी जाती हैं और डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी के साथ तमाम लोग पकड़े जाते हैं। जितने झोला छाप डॉक्टर थे, कुछ और अधिकारी थे। और तूफान रामपाल ने जो है इस तरह से प्लानिंग की थी कि इसके बावजूद और तो दिल्ली के जितने डॉक्टर थे जो कनेक्ट थे वो तो सब पकड़े गए, लेकिन डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी, फिरोज अहमद बुखारी और कई 5 लोग जो है नर्सिंग होम से भाग निकले। वहाँ उस नर्सिंग होम में एक और गुप्त तहखाना था जहाँ 20-25 लड़के लड़कियाँ गायब हुए। एक टेलीफोन विभाग का अधिकारी था, प्रबंधक था मेन, उसके बेटा और बेटी गायब हुए थे। तो 14 साल का लड़का तो मार दिया गया था, लड़की जीवित थी, वो मिली। आपको बता दें फिर ये भंडा फूटता है तरन्नुम का। और फूटता कैसे है कि रहमुद्दीन अंसारी और फिरोज खान और उसके साथी लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं इमराज बाजार, यानी जब्बार मियां के जहां उनका घर था, फिरोज का जहां घर था। और उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में जो गंगावती है सब इसका खेल है। और जब मामला ऐसा फंसता है तो जब गंगावती को काटना चाहा तब फिर अनवरी सामने आ गई और अनवरी ने वो भेद खोला। उसने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि ये फिरोज ही तुम्हारा असली दुश्मन है। अरे क्यों नहीं, देखो ये पेपर जो दिखा रहा है, तो क्यों नहीं दिल्ली जाते हो और ये तूफान रामपाल है, जाकर के पता करो, ये देखो उसी की तो मीटिंग में है, इसका जलसा हो रहा है। और थाने में पता चल जाएगा फोटो दिखा करके, वो नहीं पता होगा तो पता करवा देगा। और जब्बार मियां दिल्ली आते हैं, ब्रह्मपुरी थाने जाते हैं, तूफान से मिलते हैं और जब भेद खुलता है तो तूफान परेशान हो जाता। कहा अब नीलांबर और तरन्नुम का क्या होगा। वो बैठा करके नीलांबर घर जाता है और नीलांबर घर में नहीं होता है तो पास ही वंदे मातरम का मंदिर था, वहां भारत माता की बड़ी सी प्रतिमा थी। वहां पर मोहल्ले के लोग जाया करते थे और वहां एक आवाज उभर रही थी, भजन उभर रहा था, ओम जय जगदीश हरे। जब्बार कहते हैं ये तो मेरी बेटी की आवाज है। तूफान आगे वाले तूफान को समझ करके कुछ बोला नहीं। उसने कहा हाँ शायद तुम्हारी बेटी की आवाज है।
और जब मंदिर जाते हैं तो आरती उतार करके जैसे ही तरन्नुम जो है एक एक करके पास जो है थाली लेकर के आती है, और जब वो तो अपने पिता को देखती है तो उसके हाथ से थाली कांपने लगती है, उसका बदन कांपने लगता है। जब आदमी थाली में हाथ लगाते हैं और कहते हैं नहीं बेटी, हम तुम्हारी खुशियों में जहर घोलने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं, हम अपनी उम्र तुमको देने आए हैं कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। बेटा जब से तुम आई हो सारा एम्पायर खत्म हो गया, और घर में खुशियां होती हैं। और स्थिति ऐसी आती है कि इमराज बाजार से यानी बंगाल से, बांग्लादेश से डॉक्टर रहमुद्दीन अंसारी डीआईजी को फ़ोन करते हैं, गृह सचिव को फ़ोन करते हैं कि साला जब्बार आ गया है। और आपको बता दें, जब्बार मियाँ पकड़े जाते हैं, तूफान पकड़े जाते हैं, नीलांबर पकड़े जाते हैं, तरुण पकड़े जाती है, श्यामा चाची पकड़े, सब पकड़ लिए जाते हैं। और कोर्ट की तत्काल सुनवाई के बाद तमाम लंबा खींचेगा, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। कोर्ट का जजमेंट होता है कि नीलांबर ने नाबालिग लड़की के साथ विवाह किया, उसको मां बनने पर मजबूर किया, इसके लिए इसको 6 महीने की साधारण जेल होती है। और तरन्नुम को पहली फ्लाइट से इसको बांग्लादेश भेज दिया जाए। अगर जब्बार मियाँ चाहे तो साथ जाएं, या जब्बार मियाँ के जितने दिन का वीजा मिला है उतने दिन रह करके जाए। तरन्नुम ने जो है उस कटघरे में जो है हत्थे पर सर पटक दिया। जज साहब कहते हैं इसका इलाज कराया जाए और स्थिति कंट्रोल होते ही उसको भेजा जाए। जब्बार मियाँ के साथ तरन्नुम वापस आती है, और जैसे जब आती है वहां पर तो इमराज बाजार के कठमुल्ला लोगों का उग्र रूप देखते ही बनता था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फिरोज वगैरह ने वहां पर ऐसी आग लगा दी कि ये काफिर होकर के आई है, ये बांग्लादेश की जासूस है। जब्बार मियाँ वगैरह पूरा ये जासूसी कर रहे हैं बांग्लादेश से, और भारत वाले जो है बांग्लादेश को खत्म करना चाहते हैं। भारत सरकार बांग्लादेश को खत्म करके अपने मिलाना चाहती है। अभी वक्त है, जागो। ऐसा बाबेलम मचता है कि आपको क्या बताएं। ये लोग तो सारी खुशियां तो खत्म हो गई, चिट्ठियों का आदान प्रदान बंद हो गया, फोन वगैरह बंद हो गए आपस में। और इधर नीलांबर बहुत परेशान, जेल से छूट आता है तो बकरीदी और नीलांबर उसके पते पर एक फैस कर देते हैं, कहते मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो तुझे आ रहे हैं, बता तो दें, कम से कम हम आ रहे हैं। लेकिन उन्हें डर था कि कोई ना शंका थी कि अब बांग्लादेश इस्लामीकरण के तौर पर चल चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कठमुल्ला लोग जो है हमें परेशान करें। तो ये पुलिस मुख्यालय जाते हैं, पुलिस मुख्यालय से स्थानीय आदेश होता है, और स्थानीय थाने से पुलिस लेकर के जब पहुंचते हैं तो देखा कि वहां पर हजारों की तादाद में कठमुल्ला लोग इकट्ठा थे, नारे तकबीर नारा लगा रहे थे। और एक ऐसा द्वंद्व होता है, एक ऐसा कि जहां नीलांबर की जान बन आती है। लास्ट में ये बात होती है कि अब क्या चाहते हो, जान तुम दोगे यहां पर? उसने कहा हाँ जान हम दे देंगे, लेकिन हम बगैर तरन्नुम से मिले नहीं जाएंगे। अगर तरन्नुम वो निकाह करना चाहती है, वो करना चाहती तो वो कहे तो हमसे। तो कठमुल्ला लोगों ने वहां चाकू दिखा करके गले में लगा करके फर्स्ट फ्लोर पर गए और खिड़की खुलवाई ऊपर की। तरन्नुम कहती है तू काफिर है, और काफिर तेरा बच्चा मर गया था। नहीं, हमने अपने बच्चे को खतना करा करके उसे मुसलमान बना दिया है, और हम शमशेर के साथ हम निकाह करने जा रहे हैं। मैं इस्लाम की लड़की हूं, हम अपने दीन को नहीं छोड़ सकते हैं। तूने मुझ पर बड़े अत्याचार किए थे, हम अपने घर आ गए हैं। बकरीदी उसको हॉस्पिटल भर्ती कराते हैं। जैसी स्थिति कंट्रोल में आती है, ढाका जाते हैं, ढाका से वापस दिल्ली आ जाते हैं। स्थिति ये कि फिरदौस, शबनम और शबाना को ये बार बार बकरीदी कहता है कि घर में रहती हो बेटा, नीलांबर के घर चली जाया करो। और नीलांबर का इतना टूट प्यार देख करके फिरदौस, शबनम, शबाना ये सोच रही है कि अगर तरन्नुम नहीं आई तो नीलांबर का क्या होगा। और नीलांबर तो उसके प्यार में इतना जख्मी हो करके आया है। और इधर श्यामा चाची और नानी माँ ये जो है उसकी जिंदगी बचाने के लिए जैसे फिरदौस और शबनम, शबाना को खुली छूट दे रखी हो कि बेटा तुम्हारे हाथों में इसकी जिंदगी है, इसे बचा लो, जैसे बने वैसे।
अब तरन्नुम आएगी नहीं, वो बदल गई है और ये पगला मान नहीं रहा है। तो तीनों बहनें कहती हैं ये जिस तरह से कटी पतंग आसमान में कट जाती है और कुछ लोग पकड़ने दौड़ते हैं, तो तीनों बहनें ये सोचती हैं कि हम पकड़ लें, हम पकड़ लें, हम पकड़ लें। और पहले तो उनको शादी और निकाह से बहुत नफरत हो गई थी, लेकिन तरन्नुम और नीलांबर का प्रेम देख करके उनके दिल में जो है नीलांबर सहानुभूति पैदा हुई, सहानुभूति के बाद प्यार पैदा हो गया। आपको क्या बताएं, फिर स्थिति इतनी भयानक होती है कि एक दिन का किस्सा, कि पूरे कठमुंडा लोग जो तरन्नुम को बेटा शुभम था उसका खतना करने के लिए ढोल मंजीरा बजा रहे थे। और ढोल मंजीरा क्या बजा रहे थे? ऊट पटांग की हरकतें कर रहे थे। गंगावती ने कहा, बेटा शाम आ चुकी है, हमें लगता है न तुम बचोगी न तुम्हारा बेटा बचेगा। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कुछ तो करना है और आज हम लोग यहां खतरे में हैं। तो कहते साफ साफ कहो कि गंगा ने कहा कि अगर तुम इंडिया जाना चाहो तो जाओ, और मैं कहती हूं तुम जाओ, सारे घर वाले कहते हैं तुम जाओ, और नीलांबर से यही रास्ता है, हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि कठमुंडा लोग अब हमें घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। सारे बाग बगीचा तालाब पर उन्होंने कब्जा कर रखा है और हमें आए दिन जो है पता नहीं कब हमारी गर्दन काट दे या पेट की आंतें निकाल बाहर कर दे। और एक ऐसी लड़ाई होती है कि तरन्नुम को भागना पड़ता है। रात के 9-10 बजे और दूसरी शाम को भागते भागते जो है एक नदी क्रॉस करती है, और नदी क्रॉस करते वक्त जो है नदी उफना रही है और अपने बच्चे को कंधे पर बांधे हुए तैरती है। लेकिन जब हाथ पैर थक जाते हैं तो कहती, हे गंगा मैया, हम तुम्हारे पास तुम्हारे आ गए हैं, तुम्हारी गोद में हैं, अब हम कठमुंडा लोगों के से हाथों नहीं मरना चाहते, तुम हमें अपनी गोद में संभालो, हम तुम्हारी गोद में आराम से सुख से मर जाएंगे, लेकिन कठमुंडा के हाथों नहीं मरेंगे। तब तक बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो है कत्लगाह बने हुए थे। वहां एक गाय जो है किसी तरह कसाईयों के हाथ से बच करके आती है और ठीक उसी बगल से निकलती जब वो 2-3 डुबकी लगा चुकी थी, और जैसे ही हिम्मत उसकी जवाब दे जाती है, डूबने को होती है, तो पूंछ उसके हाथ में आ जाती है। गाय की पूंछ पकड़ करके किसी तरह से नदी क्रॉस करती है और जब बच्चे को खोल करके आगे लाती है तो बच्चा उसका बेहोश। टीवी में देखा करती थी सीपीआर के विषय में, और उसने बच्चे को उल्टा किया, उल्टा करने के बाद पानी निकाला, पेट चपाया और इसके मुंह से हवा दी, बच्चा जीवित हो जाता है और गाय थोड़ी देर बाद रमाने लगती है। पता चला कि एक छोटा सा बच्चा कोई और रमा रहा है, गाय उधर भागती है। रात का समय 10-11 बज चुके थे। तरन्नुम अपने बेटे के साथ भागती है। थोड़ी देर में एक छोटा बछड़ा गाय के पास आता है और गाय उसको छांटती है, और बच्चा जो है 24 या 48 घंटे से भूखा था और वो दूध पीने लगता है और गाय उसको छांटती है। रात का समय भेड़िया, शियार, लोमड़ी चारों तरफ नाच रहे थे, घूम रहे थे और चक्कर लगा रहे थे, या तो शुभम के ले जाएं या ले जाएं उसके बछड़े को। गाय बराबर चौकन्ना रहती है, 1-2 भेड़ियों को सींग से मारती है। सुबह फिर मंजिल तय करते हैं और बाढ़ के पास जाते हैं। तब तक बीएसएफ के जवान कहते हैं, तार को मत छू लेना, नहीं गोली मार देंगे। तरन्नुम कहती है, हमें बांग्लादेश के सिपाहियों से डर नहीं है, हमको अगर भारत के जवानों की गोली लग जाएगी हमें बर्दाश्त है, हम भारत की बहू हैं, मैं भारत की बहू हूं, मारना चाहो तो मार दो, और बाड़ू पकड़ लेती है। तब तक एक अविनाश अधिकारी आता है, कहता क्या बात है? तो सारी बात होती है, दिल्ली से बात होती है, और बात अविनाश को लगता है कि बिल्कुल ये लड़की जो बोल रही है वो सही है, ये तो भारत की बहू है और इसकी कहानी तो मैं सुन चुका हूं पेपरों के द्वारा। और वो ले करके एक डीसीएम गाड़ी आता है और डीसीएम गाड़ी से उसकी बछड़ा और गाय को चढ़ाता है और वहां से धीरे धीरे चल देते हैं। और इधर रात का 3 बज रहा है
कई डॉक्टर नीलांबर के घर में। एक बात मैं बताना भूल गया था कि लास्ट में नीलांबर, तूफान, श्यामा चाची और नानी माँ, ये एक ही नानी माँ की औलाद थी श्यामा चाची, और श्यामा चाची की औलाद थे तूफान रामपाल, और उसका छोटा भाई था नीलांबर। कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा समय निकलता। रात में 3 बजे के करीब मधुकर आता है और तूफान से कहता है कि शायद पूर्णिमा बहन बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचने वाली हैं। कहा कैसी बात करते हो? तो कहा आपको तो बताया था ना कि वहां से चल चुकी हैं, ऐसी बीएसएफ के जवान ने हमसे बात की थी। और इधर डॉक्टर लोग घर पर नीलांबर को देख रहे हैं, उनके जूनियर डॉक्टर हैं, नर्सें हैं। डॉक्टर बाहर आता है, तूफान से कहता है, तूफान, नीलांबर के दिल से ब्लड चल रहा है, रिस रहा है। तूफान घबराता है, कहता है मैं अस्पताल ले चलूं? कहा कि सारा ट्रीटमेंट तो हो रहा है, जो यहां हो रहा हो वहीं होगा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ले चलो, लेकिन हमारे जूनियर डॉक्टर भी यहीं खड़े हुए हैं। कहता है डॉक्टर साहब पैसे की चिंता मत करिए, हम अपने को बेच करके भी आपको पैसा भुगतान करेंगे। उन्होंने कहा डोंट वरी, हम जानते हैं तुमने भारत के लिए जो क्या किया है, दिल्ली के लिए क्या किया है, दवाएं तो तुम पैसा खर्च कर रहे हो, और हम नीलांबर और जैसे व्यक्ति के लिए, नवयुवक के लिए, आप जैसे लोगों के लिए इतना नहीं कर सकते हैं। और इधर एक डॉक्टर जाता है और तब तक पिवनी दौड़ करके आता है और बताता है कि पूर्णिमा भाभी आ चुकी हैं, उनकी गोद में शुभम है। वो डीसीएम से गाड़ी पर से जो है गाय और बछड़ा उतारा जा रहा है। फिरदौस, शबनम, शबाना भागती है। फिरदौस ने जो है, जो सबसे बड़ी थी, उसने शुभम को गोद ले लिया और गाड़ी पर से जो है मरणासन स्थिति में पूर्णिमा थी, उसको शबाना और शबनम सहारा देती हैं। कंधों के पास जो है उन दोनों के हाथ जो है अपने कंधों पर होते हैं, टिकाते हुए घर लाते हैं। प्रेमी बताता है नीलांबर से, नीलांबर तुम्हारी पत्नी आ गई, पूर्णिमा भाभी आ गई, तुम्हारा बेटा शुभम आ गया। वो उठने का प्रयास करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। प्रेमी सहारा देता है, तब तक तरन्नुम को सहारा दे करके शबनम और शबाना पहुंच जाती है। वो उसके तरन्नुम या पूर्णिमा नीलांबर के चेहरे को थाम लेती है। ये तुमने क्या किया? कहा क्या किया? हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। तो कहा कि तुमको विश्वास नहीं हुआ कि तुम्हारी पूर्णिमा आएगी? विश्वास था लेकिन देर हो रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। फिरदौस कहती ये तुम्हारा बेटा शुभम, तुम्हारा पुत्र शुभम। वो हाथ उठाता है, शुभम पर हाथ फेरता है और उसके हाथ ढीले हो जाते हैं। पूर्णिमा चीखती है, नीलांबर, नीलू तुम धोखेबाज हो, तुम दगा दे रहे हो। तुमने कसम खाई थी कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ऐसे कैसे जा सकते हो? रुको मैं भी चलती हूं। और वो उसी के ऊपर पसर जाती है और पूर्णिमा की सांसें रुक जाती हैं। नीलांबर के घर में कोहराम मच जाता है। दोस्तों साथियों, ये कम शब्दों में हमने पूरी कहानी को बताने का प्रयास किया और कोशिश की कि हमने नरेशन में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं की होगी। तो दोस्तों साथियों, ये रहा, मैं हूँ शिव भारती पासी, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती। अगर हो सके दोस्तों साथियों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय यह कहानी का जन्म इसलिए हुआ कि पूरी दुनिया कट्टर इस्लामिक के जिहादी लोगों की मानसिकता से परेशान है और यहाँ पूरी दुनिया को जागने की आवश्यकता है। ये जहाँ भी जाएंगे सोरी तरह बच्चा पैदा करेंगे और पूरी दुनिया को इस खूनी पंजों से जो है पूरा तार तार करना चाहते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे। अब अगला हमारी उपन्यास है इंग्लिश बाजार, हम उसको लेकर के आ रहे हैं। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता के लोगों की जो है
पुट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ही दोस्तों हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।